आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ और नौबत हाथापाई तक की आ गई। सुरक्षा कर्मियों ने बीजेपी विधायकों को धक्का मारकर सदन से निकाल दिया। पूरी खबर देखिए। तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा की हैं। आज सदन में जोरदार हंगामा हुआ। सदन में विधायकों के बीच हाथापाई हुई। इस मारपीट में 3 विधायकों को मामूली चोट भी आई है। इस बीच सदन में खूब शोर शराबा हुआ। इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख के पोस्टर लहराने पर सदन में बवाल हुआ। इस बैनर पर लिखा था कि हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया। विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और इसे राष्ट्र विरोधी एजेंडा बताया। बीजेपी विधायकों के विरोध का सिलसिला यही नहीं थमा। बीजेपी विधायक सदन के वेल से होते हुए खुर्शीद अहमद शेख के पास पहुंचे और उनके हाथ से बैनर छीन लिया। इस दौरान सज्जाद लोन, वाहिद पारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायक शेख के समर्थन में बीजेपी विधायकों से भिड़ गए। दोनों पक्षों में धक्का मुक्की हुई। मार्शलों ने RS पठानिया समेत कई बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया। और जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि हमारी सरकार देश हित में काम कर रही है। वहीं बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर की पार्टियों पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। ये हम लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ना भारत माता के, ना देश के, ना किसी और के, ये सिर्फ अपने आप के। हमने लोगों के हित की बात की है मेरे भाई। हमने अपने बात नहीं की, अपने व्यापार की बात नहीं की, अपने हक की बात नहीं। हमने बेरोजगार बच्चों के रोजगार की बात की है। हमने हॉस्पिटलों का बात की है। इनके बीजेपी के पेज पे देखो जाके लोग क्या बोल रहे हैं। इसलिए लोग चाहते हैं जो नेशनल कांफ्रेंस बोल रही है, जो मेरे लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब बोल रहा है, उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहा है, जो सुरेंद्र चौधरी बोल रहा है, वो लोगों के हित की बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर की पार्टियां सब जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करना चाहती हैं और विशेष करके ये विडंबना तो ये है कि जिस प्रकार से स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं, उससे माहौल खराब हुआ। कल भी सरकार की तरफ से जो सप्लीमेंट्री एजेंडा था, जो कि एजेंडे के बीच में नहीं था, उसको ला करके तो वहां पर प्रस्ताव जो कहा गया उसमें माहौल खराब हुआ। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 पर बैनर लेकर पहुंचे अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने TV9 से बातचीत में कहा कि हम अवाम के हक की बात रख रहे हैं। लोगों की जो उम्मीदें हैं, लोगों की जो सियासी एस्पिरेशंस है या डेवलपमेंट के हवाले से, तामीर तरक्की के हवाले से जो लोगों ने हमें वोट दिया है, वो उस पर जो है बहस डिबेट करने नहीं देते। जो गवर्नर साहब का खुतबा है उस पर बात करनी थी, हर मेंबरान को अपनी जो राय रखनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें एक बहाना मिला है इस वक्त बीजेपी वालों को कि वो असल मुद्दों से जो है भटक रहे हैं और हम जो रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं असेंबली में, इससे वो इन मुद्दों से। आपने भी बैनर दिखाया, उससे भी कई मेंबरान जो है वहाँ पर गुस्सा हुए, तो उस पर क्या करेंगे? भाजपा वाले गुस्सा हो गए और कौन गुस्सा होगा? आपने खुद देखा होगा, क्योंकि जो कल रेजोल्यूशन लाई गई वो एक कमज़ोर रेजोल्यूशन है। 4 नवंबर से पहले ही 2 दिन पहले ही हमने अप्रोच किया था कि हम 370 और 35A के हवाले से जो 5 अगस्त को फैसला लिया गया उसकी कंडेमनेशन के हवाले से हम एक रेजोल्यूशन लाना चाहते थे और हमने यहाँ अप्रोच किया। इन्होंने कहा कि यहाँ अभी कोई प्रोविजन नहीं है, ये एक सिंपल सा एक शॉर्ट सेशन है जिसमें रेजोल्यूशन लाने का कोई प्रोविजन नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली जब उसके बाद जो एक रेजोल्यूशन लाया गया, बहुत जल्दी में कल लाया गया वो रेजोल्यूशन। और अनुच्छेद 370 की वापसी को लेकर लाए गए प्रस्ताव पर कांग्रेस के विधायक इरफान हाफिज लोन ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हम आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। इरफान साहब, आपको एक्सपेक्टेड था कि हाउस में आज ऐसे होने वाला है और दूसरा फ्रेश रेजोल्यूशन भी आज जो है मूव किया गया? हमें कोई फ्रेश रेजोल्यूशन के बारे में इतला नहीं है, ना ही देखा ही हमने। हमें खाली ये पता है कि बीजेपी वालों ने हाउस को चलने नहीं दिया, गुंडागर्दी की। हाँ, उनकी मंशा थी कि हाउस ना चले। हम बात करते हैं स्टेटहुड की, हम बात करते हैं हमारे ज़मीन के हुकूक की, हम बात करते हैं कि ये फ्रेजाइल एनवायरनमेंट के हिसाब से फ्रेजाइल जगह है। यहाँ पे आबी वसाइल, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, उनका तहफ़्फ़ुज़ हो। हम चाहते हैं हमारी नौकरियों पे जम्मू कश्मीर अवाम का हक हो। हाँ, इन पे बात हुई।
तो हम फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी संभावना थी। बीजेपी वाले 10 करोड़ की बात करते थे, 10 करोड़ अकाउंट में आएंगे, नहीं आए। कश्मीरी पंडित भाई वापस आएंगे स्टेट को यूटी बनाने के बाद, ऐसा नहीं हुआ। अब इनके पास कुछ नहीं है, देश में लोगों ने इनको नकारा। 400 का सपने देखने वाले 200 कुछ तक पहुंच गए। जम्मू कश्मीर में लोगों ने नकारा इनको और ये ड्रामाबाजी पे उतर आए। ये हमें कहते हैं गद्दार, देश विरोधी, देशद्रोही। हम इनको कहना चाहेंगे, हम वो लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं। जम्मू कश्मीर में 370 बहाली के प्रस्ताव पर बीजेपी का हमला। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस देश तोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस एनसी का चेहरा सामने आया है। स्मृति ईरानी ने कहा, कश्मीर में 370 की वापसी नहीं होगी। 370 हटने के बाद आतंकी घटनाएं कम हुई हैं। ये भारत में हर नागरिक को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद नागरिकों की मृत्यु में 80% की गिरावट हुई। ये हर हिंदुस्तानी को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई। लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। मैं इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का उनका ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। और आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण दोहराया। शाह ने कहा कि देश में आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति बनाई जा रही है। ये 10 साल के अंदर मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर भारत सरकार चली है। मोदी जी का एक घोष वाक्य, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये न केवल भारत, समग्र विश्व ने आज स्वीकार किया है। और ये 10 साल के अंदर भारत के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ी हुई। हालांकि बहुत कुछ करना बाकी है, परंतु 10 साल के काम का विहंगावलोकन करें तो संतोषजनक चित्र इस 10 साल में हमारे सामने खड़ा हुआ है। कानून और व्यवस्था सेंटर नहीं संभाल सकता, परंतु जहां तक आतंकवाद से निपटने का सवाल है, इसके खिलाफ मजबूत लड़ने का तंत्र बनाना है, तो इसका एकमात्र रास्ता आज के जैसा सम्मेलन है। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों का खात्मा करने के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। एंटी टेरर अभियानों के लिए ये मेड इन इंडिया यूएवी बेहद उपयोगी हैं। देखिए TV9 भारतवर्ष की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये भारतीय सेना के बेड़े में हाल ही में ही शामिल हुआ लॉजिस्टिक ड्रोन है। ऐसे तो कई ड्रोन्स आपने देखे होंगे, हेक्साकॉप्टर देखे होंगे, लेकिन इस ड्रोन की बेहद ज़्यादा खासियत है। वो खासियत क्या है वो हम आज आपको बताएंगे। TV9 भारतवर्ष पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं लॉजिस्टिक ड्रोन की। अगर इसकी खासियत की बात की जाए, ये तकरीबन 50 किलो तक जो पेलोड है वो अपने साथ उठा सकता है। 1 घंटे की पावर बैटरी है और उसके साथ 12 किलोमीटर तक जो है ये उड़ सकता है। वहीं इस ड्रोन की खास बात बताई जाए, ये मेड इन इंडिया ड्रोन है। कई जगहों पे जो हमारी पोस्ट है, ख़ास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, वहाँ पर जो सामान है, जो लॉजिस्टिक जवान तक पहुँचानी है या फिर पोस्ट तक पहुँचानी है, जो कई घंटों का काम होता था वो चंद मिनटों में अब होगा। क्योंकि इस ड्रोन की सबसे ज़्यादा खासियत है, ये तकरीबन 50 किलो तक का पेलोड जो है वो उठा सकता है। और इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मेड इन इंडिया ड्रोन है। आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए आर्मी का नया आर्म्ड व्हीकल भी बेहद कारगर साबित हुआ है। इस सैन्य वाहन से एंटी टेरर ऑपरेशन चलाने में सेना को मदद मिल रही है। देखिए TV9 की ग्राउंड रिपोर्ट।
इसकी अगर बात की जाए, यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पे पायलट और को पायलट बैठ सकता है। ये पूरी तरीके से ब्लड प्रूफ गाड़ी है और इसकी सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि ये पानी में भी चल सकती है, ये ऊबड़ खाबड़ इलाकों में भी चल सकती है, ये स्नो बॉन्ड जैसे इलाकों में भी चल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में कई जगहों पे बर्फ़बारी होती है, वहाँ पर इस गाड़ी का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। उसके साथ साथ मैं आपको एक और ख़ास बात दिखाने की कोशिश करूँगा। इस गाड़ी के अंदर भी लेने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पर जवान जो है उनको यहाँ पर लेके जाया जा सकता है। यहाँ पर तकरीबन 9 जवानों के लिए बैठने की कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। ये देखिए किस तरीके से ये वाहन है, ये पूरी तरीके से जवानों की सेफ्टी को देखते हुए भी रखी गई है। इसी गाड़ी के अंदर हम जाने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये वो गाड़ी है जो भारतीय सेना के बेड़े में हाल ही में ही शामिल हुई है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी का वचननामा जारी किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर सभी वादे पूरे करेंगे। तस्वीरें मुंबई की है। शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए कई बड़े वादे किए हैं। उद्धव ठाकरे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव के लिए वचननामा जारी किया है। अभी मैंने आपके सामने शिवसेना की ओर से महाविकास आघाड़ी सरकार आने के बाद हम क्या करने जाने वाले हैं, जनता की सेवा कैसे हम करने वाले हैं, वो हम तो वचननामा कहते हैं। तो वचननामा हमने जनता के सामने रखा है। जैसे मैंने कहा कि जो भी हम कहते हैं वो करते हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि सभी वादे पूरे किए जाएंगे। आज सारे सीनियर लीडरशिप आकर उन्होंने महाविकास आघाड़ी के प्रमुख जो मुद्दे हैं और कमिटमेंट है जनता को, वो आज उन्होंने साझा किया है। हमारा भी जो कमिटमेंट होगा सिमिलर लाइंस पे ही होगा, पर मुख्य रूप में जो है कि महिलाओं को मुफ्त की ट्रैवल होगा, महिलाओं के लिए 3,000 रुपये महीने में दिया जाएगा, लड़कों के लिए फ्री एजुकेशन होगी, कमिटमेंट टू एम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये सारी चीजें हमने आज 5 मुख्य धारा में की हैं। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब तैमूर लंग की भी एंट्री हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने महाविकास आघाड़ी की स्वाभिमान सभा में केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला किया। मोदी की गारंटी भी गई, 400 पार भी गया और 2 टांग दूसरों की लगा के हुकूमत तैमूर लंग कर रहे हैं। मौका था स्वाभिमान रैली का। मंच पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और खुद की पार्टी के नेता राहुल गांधी भी थे। गठबंधन की तीनों पार्टियों के नेता और समर्थकों की भीड़ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी गदगद थे। इस बीच अपने संबोधन में उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला किया और 2 टांग दूसरों की लगा के हुकूमत तैमूर लंग कर रहे हैं। बीजेपी ने मल्लिकार्जुन के इस बयान पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के भरोसे महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में उतरी है और लोकसभा चुनाव जैसे नतीजे की उम्मीद कर रही है। एक जेडीयू का टांग, एक टीडीपी का टांग लगा लेके चल रहे हैं मोदी, और मैं दौड़ूंगा भागूंगा बोलते। कहां से भागेंगे भाई? तुम्हारे टांग ही टूट गए हैं, लोगों ने तोड़ दिया है और इलेक्शन में तुम साफ हो गए। महाराष्ट्र के नासिक में ईवीएम हैक पर एमवीए उम्मीदवार वसंत गीते को जीत दिलाने की पेशकश करने वाले के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हुई है। इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए पूरा खुलासा। तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की है। ईवीएम हैक कर एमवीए उम्मीदवार वसंत गीते को जीत दिलाने की पेशकश करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी भगवान सिंह चौहान ने ईवीएम हैक करने के लिए 42 लाख रुपए मांगे थे। आरोपी ने वसंत गीते के स्टाफ को ऑफर दिया कि वो ईवीएम मशीन हैक करके उन्हें चुनाव में जितवा सकता है, लेकिन इसके लिए 42 लाख रुपए अदा करने होंगे, मगर शर्त यह थी कि पहले 5 लाख रुपए की अदायगी करनी होगी। आरोपी ने एमवीए उम्मीदवार वसंत गीते के ऑफिस में काम करने वाले एक शख्स से कहा था कि चुनाव आयोग की प्रोग्रामिंग में काम करने वाले लोगों में से एक व्यक्ति उनके साथ है और उसकी मदद से ईवीएम मशीन हैक की जाएगी। अगर उसका ऑफर मंजूर नहीं किया तो ईवीएम मशीन हैक कर वसंत गीते को हरा देंगे। इसके बाद मुंबई नाका पुलिस थाने में वसंत गीते के दफ्तर की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद क्राइम ब्रांच का एक्शन शुरू हो गया। क्राइम ब्रांच की तफ्तीश में नासिक के पंचवटी से भगवान सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी भगवान सिंह चौहान ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में कोई ईवीएम हैक कर सकता है या ऐसे ही पैसे की लालच में भगवान सिंह झूठ बोल रहा था। पुलिस अब इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।
महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के दौरान 550 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। आरोप है कि दोनों राज्यों के चुनाव में धन बल का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो रुपए हैं जो हाल में महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में चुनाव के दौरान आयोग की नजरों में आए और इन्हें जब्त किया गया। बताया जाता है कि इन रुपयों का इस्तेमाल मतदाताओं को लुभाने में किया जाना था। बरामदगी अब भी जारी है। आंकड़ों के मुताबिक दोनों राज्यों में कुल 558 करोड़ रुपए जब्त किए गए। महाराष्ट्र में 280 करोड़ रुपए जब्त और झारखंड में 158 करोड़ रुपए की बरामदगी की गई। 2019 की तुलना में बरामदगी 3.5 गुना ज्यादा है। 2019 में जब महाराष्ट्र में 103.61 करोड़ जबकि झारखंड में 18.76 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। चुनाव आयोग के तहत एजेंसियों ने 558 करोड़ रुपए की नकदी के साथ ही मुफ्त में बांटे जाने वाले सामान, शराब, ड्रग्स और कीमती धातुएं जब्त की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जीरो टॉलरेंस पर निर्देश दिया था, जिसके बाद दोनों चुनावी राज्यों और उनके पड़ोसी राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। झारखंड के गढ़वा शराब की बड़ी खेप बरामद की गई थी, जबकि महाराष्ट्र की अकोला जिला पुलिस की अपराध शाखा ने 1 करोड़ 32 लाख रुपए की नशीली दवा जब्त की थी। और मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश में धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही है। भारत को दबाने की कोशिश सफल नहीं होगी। पूरी खबर देखिए। अब अपने देश को ठीक रखना, आगे धर्म अधर्म की लड़ाई करनी और हम ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य अपना निभाएं, ये अपेक्षा है। धर्म देने यानी धर्म के पक्ष में हम खड़े हो जाए। सारा वर्णन हुआ है, सभी पूज्य संतों ने वर्णन किया है। वो जीवन परिवर्तन होता है तो दुनिया को उदाहरण मिलता है। आज भारत से आशा करने के लिए एक तरफ स्वार्थ के भय से उभरते भारत को दबाने की प्रयास हो, लेकिन वो सत्य को दबाने के प्रयास है। सत्य कभी दबता नहीं, सत्य जरूर बनता है। ये बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चित्रकूट में दिया है। उन्होंने कहा कि देश में धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है। ऐसे में धर्म के पक्ष में खड़े होना होगा। स्वार्थ का दैत्य उभरते भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है। सत्य भारत है जो कभी दबता नहीं है। ये हर संकट से उबरकर आगे बढ़ता रहेगा। सनातन और संतों के काम में आने वाली बाधाओं को संघ स्वयं सेवक डंडा लेकर दूर करेंगे। कर्नाटक में हुई जेपीसी की बैठक में किसानों ने अपनी बात रखी। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जेपीसी की नीयत पर सवाल उठाए हैं। वक्फ बिल पर चर्चा के लिए बनी जेपीसी की देश के अलग अलग हिस्सों में बैठक हो रही है। ये समिति उन स्टेक होल्डर से मिल रही है जो इस बिल को लेकर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। इस सिलसिले में जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल कर्नाटक के हुबली में किसानों से मिलने पहुंचे, जहां किसान वक्फ बोर्ड हटाने का नारा लगाते सुनाई दिए। ये किसान अपने साथ पंपलेट्स भी लेकर आए थे, जिसमें वक्फ बोर्ड को हटाने की मांग कर रहे थे। किसानों ने दावा किया है कि उनकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है और किसानों की हालत ठीक नहीं है। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को किसानों ने मेमोरेंडम दिया और किसानों के हित में फैसला लेने की मांग की। इसके पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जेपीसी के रुख पर आपत्ति जता चुकी है। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि जेपीसी संबंधित मुस्लिम संगठनों को अपनी राय देने से वंचित कर रहा है और उन संगठनों को शामिल कर रहा है जो स्टेक होल्डर नहीं है। बोर्ड ने ये भी अपील की है कि जेपीसी जल्दबाजी में अपनी रिपोर्ट न दाखिल करे। बोर्ड ने कहा कि बिल को लेकर विवाद न हो, इसीलिए इसे जेपीसी के पास भेजा गया। इसलिए मुस्लिम संगठनों की आपत्तियों को भी सुना जाए। प्रदूषण के खिलाफ केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। अब पराली जलाने पर दुगना जुर्माना लगेगा। देखिए पूरी खबर। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए सरकार सख्त रुख अपना रही है। इसी कड़ी में सरकार ने पराली जलाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने को भी बढ़ा दिया है। अब 5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर 30,000 रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं 2 एकड़ से कम जमीन पर जुर्माना 5,000 होगा, जबकि 2 से 5 एकड़ की जमीन पर जुर्माने की रकम 10,000 होगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि अगर कोई 2 से 5 एकड़ तक की पराली जलाते पकड़ा जाता है तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ 5 एकड़ से अधिक पर पराली जलाते पकड़े जाने पर 30,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में रहने वाले लोगों की चिंता कुछ ज्यादा ही गहरी आती जा रही है, क्योंकि ये इलाका प्रदूषण के लिहाज से सबसे संवेदनशील बन गया है।
लोगों के निजी वाहनों से उड़ने वाले धुएं के अलावा हरियाणा और पंजाब के किसान द्वारा जलाई जाने वाली पराली भी प्रदूषण को विकराल बना देती है, जिससे यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर तो पड़ता ही है, उनका जीना भी मुश्किल हो जाता है। और नौकरियों में भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते। राज्य सरकारों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बाद नियम बदलने के आरोप लगते थे। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वकील से संवाद किया है। चीफ जस्टिस ने एआई वकील से पूछा कि क्या भारत में मौत की सजा संवैधानिक है। मौका था सुप्रीम कोर्ट में नेशनल जुडिशियल म्यूजियम एंड आर्काइव के उद्घाटन का। और पीयूष पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, हम ये वीडियो देख पा रहे हैं जिसमें सीजीआई ने किस तरीके से एआई वकील से सवाल पूछा, उसका जवाब क्या मिला, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए सीजीआई ने ये सवाल एआई वकील से पूछा और म्यूजियम में उद्घाटन के दौरान उन्होंने पूछा कि क्या देश में, भारत में मौत की सजा संवैधानिक है। तब एआई वकील ने जवाब दिया कि बिल्कुल भारत में मौत की सजा संवैधानिक है, लेकिन दुर्लभतम मामलों में ही मौत की सजा दी जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले में फैसला दिया था और ये तय कर दिया था कि दुर्लभतम श्रेणी के ही मामलों में, यानी कि जो क्रूर मामला होगा या जघन्य अपराध होगा या जो समाज को झकझोर देने वाला होगा, ऐसे ही मामले दुर्लभतम मामले माने जाएंगे। मौत के अपराध की सजा के मामले में, हत्या के अपराध की सजा के मामले में, और इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालतें मौत की सजा तय करेंगी। लेकिन अभी वो प्रावधान बरकरार है, तो ऐसी स्थिति में एआई वकील का जवाब बिल्कुल सही था। और इससे पहले भी एक सवाल सीजीआई की तरफ से पूछा गया, लेकिन माइक ऑन ना होने की वजह से एआई वकील ने उस पर जवाब नहीं दिया था। लेकिन जब दूसरा सवाल उनकी तरफ से पूछा गया, और ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल था एक तरह से अगर देखा जाए, तो सीधे तौर पर एआई वकील की तरफ से बिल्कुल सटीक जवाब दिया गया कि मौत की सजा भारत में संवैधानिक है और ये दुर्लभतम श्रेणी के मामलों में दी जाती है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, बहुत ही दिलचस्प बातचीत हुई है सीजीआई और एआई वकील के बीच। देखिए, सुनाते हैं आपको इस वीडियो का कुछ हिस्सा। Is the death penalty constitutional in India? Yes, the death penalty is constitutional in India. It is reserved for the rarest of rare cases as determined by the Supreme Court, where the crime is exceptionally heinous and warrants such a punishment. आगे बढ़ते हैं। छठ के मौके पर यमुना में प्रदूषण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना के पानी में जहरीला झाग तैर रहा है। देखिए टीवी 9 की ग्राउंड रिपोर्ट। ये यमुना है और यमुना की स्थिति देखिए, किस तरह से झाग आपको हर जगह यहाँ पर नजर आएगा। और छठ चल रहा है तो इसी यमुना में झाग के बीच छठव्रती महिलाएं जो हैं वो ढलते सूरज को आज शाम को अर्घ देंगी। तो आप देख रहे हैं इसी झाग के बीच, और नहाय खाए की शुरुआत भी छठव्रती महिलाओं ने इसी यमुना में स्नान करके की थी। इसी यमुना के झाग के बीच स्नान किया था और आज शाम को ढलते सूरज को भी अर्घ देंगी इसी यमुना में, और कल उगते सूरज को। और एयर पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो आज एयर पोल्यूशन आप साफ साफ देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह का एयर पोल्यूशन है। आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 363 जा चुका है, वो भी बहुत खराब श्रेणी में है। मतलब लोगों का सांस लेना मुश्किल है, और उसके साथ ही साथ जो वाटर पोल्यूशन है उसकी वजह से भी लोगों का जीना मुश्किल है। और लोक गायिका शारदा सिन्हा का आज बिहार की राजधानी पटना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। इस मौके पर लोगों की आंखें नम हो गईं। इसे अजीब इत्तेफाक ही कहेंगे कि छठ के गीतों से पूरे देश को रूबरू कराने वाली लोक गायिका को छठी मैया ने छठ पर्व के दौरान ही अपने पास बुला लिया। पटना के गुलबी घाट में आज मशहूर गायिका शारदा सिन्हा का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। ये वो लोग थे जो बिहार के इस कोकिला से बहुत प्यार करते थे। शारदा सिन्हा के अंतिम संस्कार में आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी पहुंचे। आज जब शारदा सिन्हा अपनी अंतिम यात्रा पर निकली तो पूरा इलाका नारों से गूंज गया।
लोगों ने शारदा सिन्हा अमर रहे के नारे लगाए और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। बिहार के सारण में सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार ने रेत से शारदा सिन्हा की तस्वीर उकेरी और अपने अंदाज में उन्हें श्रद्धांजलि दी। शारदा सिन्हा के निधन से उनके चाहने वाले दुखी हैं। सुनिए आरजेडी नेता अब्दुल बारिस सिद्दीकी और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने क्या कहा। कई बार उनसे मिलने का, उनके कार्यक्रम को कराने का, उनसे बातचीत का मौका मिला और मैं कह सकता हूं कि जो उंगली पे गिनी हुई कुछ विभूति हैं उसमें से एक शारदा सिन्हा थी जो चली गई। सशरीर तो वो चली गई मगर उनकी जो कीर्ति है, उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो गीत है, जब तक ये छठ और शादी विवाह में ये रिवाज रहेगा शारदा सिन्हा गूंजती रहे। प्रधानमंत्री जी ने भी उनके हालत के लिए फ़ोन किया था, उनके लड़के से बातचीत हुई थी। उनका जाना, उनकी क्षति का पूर्ति होना बड़ी मुश्किल है। वो मैं तो कहता हूँ कि लोकगीत की वो लता मंगेशकर थी। देश के अलग अलग हिस्सों से आग लगने की खबरें आई हैं। गुजरात के सूरत में हुए हादसे में 2 युवतियों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के वर्धा में भी आग लगने से हाहाकार मच गया। सूरत में यह आग 2 मंजिला इमारत में लगी जिसमें झुलसकर 2 लड़कियों की मौत हो गई है। यह आग सिटी लाइट इलाके में एक जिम में लगी और आग जिम के पास स्पा और सैलून तक फैल गई, जहां कुछ महिलाएं फंस गईं और दम घुटने से 2 लड़कियों की मौत हो गई है। हालांकि समय रहते इमारत में फंसी 3 युवतियों को बाहर निकाल लिया गया है। पूरे मामले पर सूरत के डीसीपी ने जानकारी दी है। ये वीडियो महाराष्ट्र के वर्धा का है, जहां स्टील कंपनी में भीषण आग लग गई है और इसमें कंपनी के 18 कर्मचारी झुलस गए हैं। जानकारी मिली है कि इसमें एक कर्मचारी की हालत गंभीर है। यह आग वर्धा के भुंगांव स्टील कंपनी में लगी है। हादसे में जख्मी 3 मजदूरों का इलाज नागपुर में चल रहा है, जबकि 15 मजदूरों को सावंगी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि हादसा उस वक्त हुआ जब कंपनी के एक हिस्से में कूलिंग प्रक्रिया चल रही थी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आग लगने की जांच शुरू कर दी है। और नोएडा में तेज रफ्तार वाहनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का एक्शन जारी है। ओवर स्पीड पर रोक लगाने के लिए चालान काटे जा रहे हैं। इसी तेज रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। एक्सप्रेसवे पर बेलगाम रफ्तार वाली गाड़ियों की जांच हो रही है। मशीन के जरिए उनकी रफ्तार को जांचा जा रहा है। कैमरे में उन पर नजर रखी जा रही है और जो ओवर स्पीड करता पकड़ा जा रहा है उसका चालान काटा जा रहा है। वीडियो यमुना एक्सप्रेसवे का है, जहां ओवर स्पीडिंग में पकड़े गए लोगों का 2000 से लेकर 4000 का चालान किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने छोटी गाड़ियों से 2000 और कॉमर्शियल वाहनों पर 4000 का जुर्माना लगाया। इस अभियान के जरिए पुलिस ने 48 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। नोएडा ट्रैफिक पुलिस का यह अभियान इसलिए खास है क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट के मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है और आए दिन दुर्घटना की खबरें आती रहती हैं। बीते 10 महीने में यमुना एक्सप्रेसवे पर 30% से ज्यादा हादसे हुए हैं। इस साल अक्टूबर तक सड़क दुर्घटना में 80 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि सड़क हादसे को रोकने के लिए एक्सप्रेसवे पर कई रोड सेफ्टी उपाय किए गए हैं और कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन ओवर स्पीडिंग की वजह से हादसे नहीं रुक रहे हैं। और देखिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी राजीव, उनसे बात करते हैं। राजीव, किसने और कहां से धमकी मिली है शाहरुख खान को? देखिए, मुंबई पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया तो पता ये चला कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से कॉल किया गया था, जिसके बाद में बांद्रा पुलिस की एक टीम जो है रायपुर पहुंची हुई है उस शख्स की तलाश में। इस शख्स का नाम जो है फैजान बताया जा रहा है पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लेकिन अभी तक उसे आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बांद्रा पुलिस की टीम रायपुर में इस वक्त मौजूद है, साथ साथ में रायपुर पुलिस की भी मदद ली जा रही है। ये पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में FIR भी दर्ज की गई है और अलग अलग सेक्शंस के तहत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसने
किसने शाहरुख खान को फोन किया, क्यों फोन किया, किस वजह से धमकी दिया, क्या ये किसी गिरोह या गैंग से ताल्लुक रखता है? क्योंकि जिस तरह से सलमान खान के घर पर फायरिंग बिश्नोई गैंग की तरफ से कराया गया, उसके बाद बाबा सिद्दीकी केस में बिश्नोई गैंग का नाम आया, तो क्या इस तरह से किसी ऑर्गेनाइज गैंग की तरफ से थ्रेट कॉल है या फिर किसी ऐसे शख्स ने किया है जो जानबूझकर अब इस तरह की अक्सर कॉल करके धमकी देते हैं, शरारत करते हैं? फिलहाल हर एक एंगल को खंगाला जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन पुलिस की टीम इस वक्त रायपुर में मौजूद है। रायपुर पुलिस से कोऑर्डिनेट करके उस शख्स की तलाश की जा रही है जिसने धमकी दी थी। धमकी देने वाले शख्स का नाम भी पुलिस सूत्रों के मुताबिक सामने आया है, उसका नाम फैजान बताया जा रहा है। शुक्रिया आपका राजीव पूरी जानकारी देने के लिए। तो शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। अभी तक जो पुलिस ने जांच की है उसमें रायपुर के नंबर से फैजान नाम के शख्स ने यह धमकी दी है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त में शेख हसीना के पतन के बाद बांग्लादेश हिंदुओं के लिए जहन्नुम बन गया है। हिंदुओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं कि इंटरनेशनल नेता तक चिंता जता रहे हैं। ताज़ा मामला समुद्र तट से लगे शहर चटगांव का है। चटगांव में हिंदू आबादी पर दोहरा प्रहार किया गया। पहले स्थानीय लोगों ने हिंदू आबादी के साथ मारपीट की, उसके बाद बांग्लादेशी सेना और पुलिस ने हिंदुओं पर लाठियां बरसाई और ये तब हुआ जब हिंदू जनता अपने हक की आवाज़ बुलंद करने सड़कों पर उतरी थी। हिंदू आबादी बांग्लादेश के बहुसंख्यक आबादी के कुछ कट्टरपंथियों का विरोध कर रही थी, लेकिन तभी प्रदर्शनकारियों पर जुल्म ढाए गए। बांग्लादेश में अब तक कट्टरपंथी हिंदुओं को अपना निशाना बना रहे थे, लेकिन जो नया वीडियो सामने आया है वो बांग्लादेश सरकार पर ही सवाल उठाने वाला है। वीडियो चटगांव का है, जहां हिंदुओं की दुकानों पर किसी कट्टरपंथी ने नहीं बल्कि बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने हमला किया है। रात के अंधेरे में पुलिस और सेना के संयुक्त बलों ने एक अभियान चलाया और हिंदू संस्थाओं पर हमले किए। जमकर तोड़फोड़ की गई। पुलिस की ये कार्रवाई सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। पूरा मामला एक पोस्ट से जुड़ा हुआ है जिसमें इस्कॉन पर किए गए विवादित टिप्पणी के बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए और उन्हें नियंत्रित करने के नाम पर सेना और पुलिस एक तरफा एक्शन लेती नजर आई। चटगांव में जमकर लाठी डंडे बरसाए गए और हिंदुओं के साथ बर्बरता दिखाई गई। पुलिस ने हिंसक झड़प के बाद 582 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और 49 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक उस्मान अली नाम के शख्स ने सोशल मीडिया पर इस्कॉन से जुड़ी विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए और चटगांव के हजारी गली इलाके में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक अब इलाके के CCTV खंगाले जा रहे हैं ताकि उपद्रवियों की पहचान की जा सके। और डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के तुरंत बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और आवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने उन्हें बधाई दी, लेकिन इस बधाई को औपचारिकता की तरह देखा जा रहा है, बल्कि इसे शेख हसीना की बांग्लादेश में सियासी वापसी की दिशा में एक रणनीतिक पहल भी माना जा रहा है। ट्रंप की जीत क्या हसीना की वापसी कराएगी बांग्लादेश में? यह अहम सवाल है और ये इसलिए क्योंकि बांग्लादेश सरकार के मौजूदा प्रमुख मोहम्मद यूनुस हैं। यूनुस की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं से अच्छे संबंध हैं। जो बाइडेन प्रशासन में उनकी घनिष्ठता भी थी, नजदीकियां थी। हसीना को ट्रंप प्रशासन में और समर्थन मिल सकता है। हसीना ने ट्रंप के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद मुमकिन है कि बांग्लादेश में वापसी हो जाए शेख हसीना की। और अब आपको बताते हैं कि ट्रंप की जीत के बाद आवामी लीग ने अपनी प्रमुख शेख हसीना की ओर से पोस्ट में क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप की शानदार चुनावी जीत उनके नेतृत्व के असाधारण गुणों और अमेरिकी लोगों द्वारा उन पर दिए गए अपार भरोसे का नतीजा है। ट्रंप के नए कार्यकाल में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। तो शेख हसीना की ओर से डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर यह कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से क्या शेख हसीना की बांग्लादेश की सत्ता में वापसी का रास्ता खुल सकता है? देखिए वॉशिंगटन से हमारे संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट। 5 अगस्त को बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को जबरन त्यागपत्र देना पड़ा और भारत आकर शरण लेनी पड़ी, लेकिन उसके ठीक 3 महीने बाद यानी 5 नवंबर को वो हुआ जिसके बाद शेख हसीना को बांग्लादेश वापसी की उम्मीद दिखाई देने लगी है। 5 नवंबर यानी वो दिन जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव हुए और डोनाल्ड ट्रंप इस चुनाव में जीते। ऐसे में शेख हसीना ने इस मौके का तुरंत फायदा उठाया और डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई संदेश भेजा। उस बधाई संदेश में ट्रंप की जमकर तारीफ की गई और साथ ही शेख हसीना ने कहा कि कैसे अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रति एक विशाल भरोसा जताया है। दरअसल कहानी कुछ और है। कहानी यह है कि बांग्लादेश की सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस क्लिंटन परिवार के बेहद करीबी हैं।
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के इशारे पर ही बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ। शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा और फिर शेख हसीना ने ये कहा भी कि बांग्लादेश ने अगर सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को सौंप दिया होता तो आज वो अपनी कुर्सी पर बनी रहती। बाद में अमेरिका के दबाव में कोई भी मुल्क शेख हसीना को ना वीज़ा देने को तैयार है और ना ही किसी भी तरह की कोई मदद देने को तैयार है। ऐसे में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सिर्फ और सिर्फ भारत का सहारा था और अब जबकि ट्रंप नए राष्ट्रपति बने हैं तो शेख हसीना को ये लग रहा है कि क्लिंटन परिवार के करीबी और बाइडेन के इशारे पर काम करने वाले मोहम्मद यूनुस को हटाकर दोबारा से उन्हें सत्ता मिल सकती है और ऐसे में ट्रंप उनके लिए कारगर हो सकते हैं। और यही वजह है कि ट्रंप के जीतते ही शेख हसीना ने एक बांग्लादेश में नया खेला होने की तैयारी शुरू कर दी है। और इस बीच इजराइल और हमास के साथ साथ लेबनान फ्रंट पर जो वॉर चल रही है उससे जुड़ी एक अहम खबर है। आईडीएफ ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के 60 लड़ाके ढेर हो गए। बाल्बेक में आईडीएफ का बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हिजबुल्लाह के कई सैन्य ठिकाने और वेपन डिपो यहां पर तबाह कर दिए गए। उत्तरी लितानी नदी के पास ये ऑपरेशन चलाया गया है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकाने देखिए कैसे नष्ट किए गए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ये एक बड़ा ऑपरेशन था जिसमें 60 हिजबुल्लाह के लड़ाके ढेर करने का दावा किया है इजराइल ने। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बड़े हमले में हिजबुल्लाह के 60 लड़ाके ढेर हुए हैं, ये आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया है। कई सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है हिजबुल्लाह के। और अब खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के लाहौर में प्रदूषण से बुरा हाल है। लाहौर में AQI 1900 के पार पहुंच गया है। खराब प्रदूषण से हजारों लोग बीमार पड़ गए। लाहौर में लगाया जा सकता है लॉकडाउन। पाकिस्तान में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लाहौर में AQI 1900 के पार पहुंच गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान में स्कूल कॉलेज फिलहाल के लिए बंद किए गए हैं। वहीं अस्पतालों में बीमार पड़ने वाले लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं प्रदूषण से और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि आने वाले समय में लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। और पाकिस्तान जहां प्रदूषण से हाल बेहाल है, खस्ताहाल पाकिस्तान ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। 1900, जी हां, ये कोई मामूली नंबर नहीं बल्कि ये आंकड़ा है पाकिस्तान के लाहौर में प्रदूषण का, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लाहौर में रहने वाले करोड़ों लोग इतनी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं जो हर दिन 80 से ज़्यादा सिगरेट का धुआं पीने के बराबर है। लाहौर का AQI लगातार 1000 से 1900 के बीच बना हुआ है। इस खतरनाक प्रदूषण की वजह से अब लाहौर में लॉकडाउन लगाए जाने की बात कही जा रही है। तो लाहौर में आप देखिए गुणवत्ता हवा की इतनी खराब हो गई, 1900 तक AQI, और इस वजह से अब यह भी कहा जा रहा है कि लाहौर में लॉकडाउन लगाया जाएगा ताकि इस प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। जहरीली हवा हो गई है लाहौर की और एक अनुमान के तहत एक दिन में लगभग 80 सिगरेट के बराबर सांस लेना खतरनाक हो गया है। 1900 AQI ये कोई मामूली बात नहीं है। लाहौर पर इस वक्त बहुत बड़ा संकट दरअसल आया हुआ है। अगर आप कंपैरिजन करें भारत में जो प्रदूषण का लेवल है और पाकिस्तान में जो लेवल है उसमें जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आएगा। दिल्ली में AQI लेवल इस वक्त 400 है जबकि लाहौर का हमने आपको दिखाया 1900 है। वहीं अगर पंजाब से तुलना की जाए तो हरियाणा का आप देखिए AQI लेवल 200 है, पंजाब में 250 है और लाहौर का जो AQI लेवल है वो 1900 तक पहुंच गया। और यही वजह है कि लोगों को सांसों से संबंधित गंभीर बीमारियां होने लगी हैं, लोग बीमार होने लगे हैं।
बहुत बुरा हाल है पड़ोसी देश पाकिस्तान का। गैस चेंबर बने लाहौर से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने बुरे हालात हैं। गुलाम अब्बास की रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुनिया के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी लाहौर में। अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो इस वक्त लाहौर में सांस लेना भी मुश्किल है। और जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये सुबह का टाइम है और इस वक्त भी 1000 को एयर क्वालिटी इंडेक्स क्रॉस कर चुका है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में पंजाब की सरकार ने लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। इसमें लाहौर में स्कूल में तमाम स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। बच्चों को एक हफ्ते के लिए स्कूल भेजने से रोक दिया गया है और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को और इसके साथ फैक्ट्रियों को बंद करने का ऐलान किया गया है। जबकि लोगों को ये एडवाइजरी जारी की गई है कि वो मास्क के बगैर घर से ना निकले और अगर बहुत ज़्यादा घर से निकलना ज़रूरी भी हो तो मास्क और वो भी डबल मास्क लगाएं। और इस बीच लाहौर में स्कूल बंद करने का आदेश जारी। 17 नवंबर तक स्कूल बंद करने का आदेश। ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की तैयारी। सरकारी निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। तो देखिए लाहौर में जो लोग हैं वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं। गैस चेंबर में तब्दील हो गया है लाहौर सिटी। प्रदूषण की वजह क्या है? क्योंकि प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए हैं। वाहनों का जो धुआं है वो करीब 84% इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग फैक्ट्रियों का जो धुआं है उसने भी 10% योगदान दिया है। पराली का जो धुआं है उसकी भूमिका करीब 4% बताई जा रही है। जो कूड़े कचरे से धुआं निकलता है उसकी भूमिका करीब 3% के करीब बताई जा रही है। और सबने मिलकर लाहौर का ये हाल कर दिया है। वहीं पाकिस्तान पंजाब की सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुस्तान पर फोड़ने की कोशिश कर रही है। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता गुलाम अब्बास की एक और रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने लाहौर में वाक़या स्मोक की जिम्मेदारी भारत पे डाली है। और आज पाकिस्तान की पंजाब की जो सीनियर मंत्री हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें ये कहा कि हरियाणा, जलंधर और अमृतसर से आने वाली हवाएं जो हैं वो लाहौर में स्मोक को बढ़ा रही है। हालांकि मरियम औरंगजेब जो कि पंजाब की सीनियर मंत्री हैं उन्होंने ये 2 हफ्ते पहले ही कहा था कि 70% स्मोक जो है वो लाहौर में जो मौजूद है वो पाकिस्तान के अंदर से जनरेट हो रही है, जबकि 30% स्मोक जो है वो भारत से पाकिस्तान पहुंच रही है। इन्हीं सब को देखते हुए पाकिस्तान पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने भारतीय पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको खत लिखने का ऐलान भी किया है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। भारत में रोजगार के मौके तेजी से बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट कॉलर जॉब्स के मौके बढ़े हैं। पहली नौकरी करने वालों के लिए भी अवसरों की संख्या बढ़ी है। देखिए रिपोर्ट। 2023 की सुस्ती के बाद 2024 का अक्टूबर महीना व्हाइट कॉलर जॉब करने वालों के लिए खुशखबरी लेकर आया है, जिनकी नियुक्तियों में 10% का उछाल दर्ज किया गया है। ये वृद्धि AI और मशीन लर्निंग की बढ़ती मांग की वजह से हुई है। नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक व्हाइट कॉलर जॉब के लिए अक्टूबर महीने में 10% की वृद्धि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग हायरिंग 39%। तेल और गैस कंपनी में 18% नौकरी मिली। फार्मा और बायोटेक में 12% की वृद्धि। FMCG में 8% और IT 6% का इजाफा। आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइन में 57%। KPO और एनालिटिक्स में 39%। कृषि और डेयरी में 36% का इजाफा शामिल। अगर देश के बड़े शहरों में हुई नियुक्तियों की बात करें तो JCC ने कोलकाता में 68% से ज्यादा की नियुक्ति की है। ये आंकड़ा अहमदाबाद में 47% से ऊपर रहा। नियुक्ति करने में दक्षिण भारत के राज्यों ने बाजी मारी है। तमिलनाडु में एक साल में 24% का इजाफा हुआ और वो नंबर 1 रहा। उसी तरह तेलंगाना में 16% और कर्नाटक में 12% की वृद्धि देखी गई। अगर हम फ्रेशर्स की नियुक्ति की बात करें तो इसका आंकड़ा 2024 तक सुस्त रहा, लेकिन अक्टूबर में इसमें 6% वार्षिक वृद्धि हुई है।